हेलो एवरीवन। तो बच्चों लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे थे और सिंपल हार्मोनिक मोशन में अब हम लोग एकदम लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां पे हम लोगों को पढ़ना है कि स्प्रिंग से अटैच्ड ब्लॉक का मोशन क्या होता है। वैसे ब्लॉक का मोशन क्या होता है हम लोग जान चुके हैं कि भाई स्प्रिंग से अटैच्ड ब्लॉक का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता ही है। इस मोशन में टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रिक्वेंसी क्या होगी और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये हम लोग इसकी आज बात करेंगे। ठीक है। तो जब फर्स्ट क्लास मैंने लिया था तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन पे, तुमको उस वक्त ही बता दिया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो सबसे इजीएस्ट एग्जांपल तुमको मिल सकता है वो है स्प्रिंग से अटैच्ड ब्लॉक का मोशन। एक स्प्रिंग से ब्लॉक को अटैच कर दो और उसको हल्का सा पुश करके छोड़ दो, फिर देखो उसके मोशन को, वही तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। ठीक है। तो स्प्रिंग से अटैच ब्लॉक का मोशन एसएचएम है, ये बहुत फैक्ट है, सिंपल फैक्ट है, एवरीवन नोज दैट। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी हम लोगों को इस मोशन के बारे में और चीज़ें पढ़नी है। इसका टाइम पीरियड क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या है, ब्लॉक की वेलोसिटीज़ कैसे चेंज करती है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस आए हैं तो उनको भी सॉल्व हम लोग करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा आज का क्लास रहेगा। इसके पहले ही क्लास की बात करोगे तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम हम लोग पढ़ लिए थे, वेलोसिटी की बात की, एक्सेशन की बात की है, सिंपल पेंडुलम की हम लोग बात अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है। तो काफ़ी कुछ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इसमें। और अब देखते हैं कि ये स्प्रिंग से अटैच्ड ब्लॉक का क्या मोशन होता है और कैसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मोशन ऑफ अ ब्लॉक विच इज़ अटैच्ड विथ अ स्प्रिंग। सबसे पहले एक स्प्रिंग ले लो। मैंने बना दिया एक स्प्रिंग, एक ऐसी स्प्रिंग जो अपने नेचुरल लेंथ में है। नेचुरल लेंथ मतलब स्प्रिंग की जो प्राकृतिक लंबाई होती है वो क्या होती है बताया था मैंने। जब स्प्रिंग को तुम स्ट्रेच नहीं करो, स्प्रिंग को तुम कंप्रेस नहीं करो, तो स्प्रिंग की जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ठीक है। तो इसमें कोई कंप्रेशन नहीं है, कोई लॉन्गेशन नहीं है, स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक को, हैवी ब्लॉक को, अब इतना भी हैवी ना हो कि स्प्रिंग ब्रेक हो जाए, है ना, इतना हो कि उसमें इलोंगेशन जनरेट कर सके। ठीक है। मतलब एक्चुअली होता क्या है ना कि जब स्प्रिंग हैज़ इलास्टिक प्रॉपर्टी, हम सब जानते हैं, उसमें अगर लेंथ में चेंज करोगे तो वो अपनी लेंथ को वापस गेन कर लेगा, हमको इतना पता है। बट ऐसा नहीं है कि तुम कितना भी स्ट्रेच कर दोगे तो स्प्रिंग इज ओके, ऐसा नहीं है। अगर तुम स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दोगे तो फिर वो अपने इलास्टिसिटी को खो देगा एंड विल नॉट बी एबल टू कम टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो हमको इतना मास भी नहीं सस्पेंड करना है कि स्प्रिंग में इलोंगेशन इतना ज़्यादा हो जाए कि वो अपने वापस ओरिजिनल लेंथ में आने को डिनाई कर दे। ठीक है। तो इसलिए मास बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि वो पता चला मास बहुत ज़्यादा लटका दिया, स्प्रिंग खिंच गया, उसमें इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई, तो कोई मोशन ऐसा चम फिर होगा ही नहीं। ठीक है। तो हमने क्या किया कि इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक को अटैच किया। ब्लॉक को जैसे ही अटैच करेंगे इसके लेंथ में थोड़ा सा क्या हो जाएगा बच्चों, इलोंगेशन। ठीक है। ये हो गया, इसमें एम मास का मैंने ब्लॉक इसमें अटैच कर दिया। ठीक है। एम मास का ब्लॉक जैसे ही मैंने अटैच किया सॉरी, इसके वेट से इस स्प्रिंग में क्या हो जाएगा, इलोंगेशन, और वह स्प्रिंग नीचे की तरफ खिंच जाएगी। सिंपल फैक्ट। इसमें इलोंगेशन कितना आएगा, दैट वी मेज़र फ्रॉम द नेचुरल लेंथ। तो मान लो इसमें बच्चों इलोंगेशन कितना आया, एक्स, एक्स इज इलोंगेशन, और ये नीचे आकर के ब्लॉक ऐसे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लटका रहेगा इन इक्विलिब्रियम। तो उस कंडीशन में अगर मैं देखूं तो इस mg पर उसका जो अपना वेट होगा, उसका अपना वेट mg ब्लॉक पर, और स्प्रिंग का जो स्प्रिंग फोर्स है ऊपर की तरफ, दैट इज F इज इक्वल टू kx, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं स्प्रिंग में। ठीक है। इलोंगेशन नीचे की तरफ है
तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ। जानते हैं हम लोग कि स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन जो होता है वो स्प्रिंग की लेंथ में जो चेंज होता है उसके अपोजिट। स्प्रिंग में इलोंगेशन नीचे की तरफ है तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा। स्प्रिंग को तुम ऊपर कंप्रेस की हो तो स्प्रिंग फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा। यू नो दैट। तो ये हो गया kx और ये हो गया mg। और इन इक्विलिब्रियम वी कैन से mg इज इक्वल टू kx। कह सकते हैं हम लोग कि भाई जब इक्विलिब्रियम होगा तो ये और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तभी वो ब्लॉक अपने पोजीशन पर स्टेशनरी है, लटका हुआ है। ठीक है, रेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज वेरी सिंपल थिंग। अभी एसएचएम की बात नहीं हो रही है, अभी बता रहा हूँ कि ये ब्लॉक को लटकाओगे तो नीचे जब वो आएगा तो इक्विलिब्रियम में आकर कैसे लटका रहेगा। अभी ये ब्लॉक रेस्ट में है, इस पर कोई भी नेट फोर्स काम नहीं कर रहा है। नेट फोर्स इज ज़ीरो, क्योंकि जितना kx है उतना mg है। ठीक है, स्प्रिंग में इतना खिंचाव हुआ कि उसने mg को बैलेंस कर लिया। ठीक है, अभी कोई मोशन एसएचएम नहीं हो रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, अब थोड़ा ध्यान से बस सुनना एसएचएम कैसे होगा। अब अगर ब्लॉक को मैं हल्का सा नीचे खींचूं, सुनना, जब ब्लॉक को मैं हल्का सा नीचे खींचूंगा तो ये x की वैल्यू और बढ़ जाएगी। इस ब्लॉक को हल्का सा नीचे खींचोगे ये x और बढ़ जाएगा, मतलब इलोंगेशन और बढ़ जाएगा। क्लियर है। जब ये इलोंगेशन बढ़ेगा तो ये kx फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। k तो कांस्टेंट है, मगर x बढ़ेगा तो kx बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या mg बढ़ेगा? क्या mg तो कांस्टेंट था, वो तो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो जब मैं इसको नीचे खींचा हल्का सा तो kx वाला फोर्स तो बढ़ गया है, लेकिन mg अभी भी सेम है। यानी कि उस कंडीशन में नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया है, नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगा। और जैसे ही नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगा ये ब्लॉक कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। और फिर ये ऊपर नीचे अपना ऑक्सीजन क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा। बात समझ में कैसे होगा। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि इक्विलिब्रियम में ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है। ठीक है, जितना ऊपर की फोर्स उतना नीचे की तरफ फोर्स, नेट फोर्स इज ज़ीरो। अब मैंने इसको नीचे की तरफ खींचा, तो नीचे की तरफ खींचोगे तो इन दोनों में से कौन सा फोर्स बढ़ेगा और कौन सा फोर्स पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम कहोगे सर kx तो बढ़ जाएगा, mg पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लो kx बढ़कर हो गया 12, सुनना, kx की वैल्यू बढ़कर हो गया 12, तो ये तो 12 हो गया और ये कितना है तुम्हारा 10, वो तो चेंज करेगा नहीं। तो कभी पहले 10 और 10 लग रहा था, अब खींचोगे हल्का सा तो ऊपर की तरफ 12, नीचे की तरफ 10, तो ऊपर 12 नीचे 10, नेट फोर्स 2 न्यूटन ऊपर की तरफ काम करेगा। इसलिए जैसे ही तुम इसको नीचे पुश करके छोड़ोगे इट विल गो अपवर्ड एंड परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। बात समझ में आ रही है। तो हल्का सा इसको पुश करके छोड़ोगे। पुश करके कब छोड़ोगे, पहले उसको लटका दो। ठीक है, वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए, लटक जाए, शांत हो जाए, फिर तुम जाओ, फिर उसको हल्का सा खींच के छोड़ दो। तब वो उसके अबाउट, इस मीन पोजीशन के अबाउट ऊपर नीचे क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा विद अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बड़ा प्यारा सा मोशन होगा ये। अब उसका टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, देखते हैं। चलो, सो आई कैन से इफ ब्लॉक इज फर्दर displaced by x distance downward. If block is further
फर्दर का मतलब इसके बाद और, ठीक है। ये तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन, इक्विलिब्रियम के बाद और। इफ द ब्लॉक इज फर्दर डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस x, इस ब्लॉक को नीचे इस x की बात नहीं हो रही है, ये तो x हो गया, इसके बाद और x इसके बाद और x, इसको नीचे खींचो फिर छोड़ दो, ठीक है। then net force on the block F is equal to माइनस kx बोल सकते हैं। माइनस का मतलब कि जो फोर्स का डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट तुम नीचे दिया है, फोर्स इज अपवर्ड, ठीक है। दैट इज मीनिंग ऑफ माइनस। देयरफॉर एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक, अगर ब्लॉक के एक्सेशन की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, दैट इज माइनस के एक्स बाई एम, ठीक है। तो वी कैन से ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ब्लॉक का जो एक्सेलेरेशन होगा वो एक्स के प्रोपोर्शनल भी होगा और डायरेक्शन में अपोजिट भी होगा। कुछ याद आ रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए दो कंडीशन मैंने कहा था फुलफिल करने चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है एसएचएम होने के लिए, कि पार्टिकल का मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन मोशन तो वही है सर। दूसरी कंडीशन, पार्टिकल का एक्सलेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल और डायरेक्शन में अपोजिट भी होना चाहिए, तो वो भी है सर। तो कुल मिलाकर के ये बात प्रूफ हो गई कि इस ब्लॉक का जो मोशन होगा वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। क्लियर है? दोनों कंडीशन मैच कर रही है। तो अगर एसएचएम होगा तो इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं हम लोग, निकालते हैं फिर। सो वी कैन से देयरफॉर मोशन ऑफ the block is SHM, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। Since in SHM A is equal to क्या होता है बच्चों, अगर तुमको याद हो तो A is so we know that कि SHM में A is equal to क्या होता है बच्चों, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हम लोग पढ़े SHM में एक्सेशन का फॉर्मूला ये होता है। अब इस फॉर्मूले को इससे हम लोग कहाँ गया, A is equal to माइनस के एक्स, इससे लोग कंपेयर कर सकते हैं। देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ बच्चों, के बाई एम मिल जाएगा। अगर हम कंपेयर करें तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स। तो इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम तुमको मिल जाएगा, एंड ओमेगा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम, ठीक है। और ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू के बाई एम होता है। तो t इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई के। ये है तुम्हारा बच्चों स्प्रिंग से अटैच्ड ब्लॉक के सिंपल हार्मोनिक मोशन के टाइम पीरियड का फॉर्मूला। t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई के, जहाँ m क्या होगा उस ब्लॉक का मास, ओके जानते ही हो, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो ये एक बहुत सिंपल सा बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है जिससे हम लोग किसी ब्लॉक के जो स्प्रिंग से अटैच्ड है उसके एसएचएम को हम लोग एसएचएम के टाइम पीरियड को फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई ब्लॉक स्प्रिंग से हॉरिजॉन्टली अटैच्ड है, ठीक है, इफ इट इज अटैच्ड हॉरिजॉन्टली, ऐसा नहीं कि हमने वर्टिकल किया है तो वर्टिकल के लिए फॉर्मूला होगा। अगर किसी ब्लॉक को तुमने स्प्रिंग से हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग से अटैच किया है,
अब फिर इसको हल्का सा इमेजिन करो, इसको हल्का सा मैंने दबा दिया, इसको हल्का सा पुश कर दिया, ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया। इमेजिन करो, कंप्रेस हो गया हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। हल्का सा कंप्रेस किया फिर छोड़ दिया। तो हल्का सा कंप्रेस करके छोड़ दोगे तो फिर ये क्या होगा, अपना ऑसिलेट करेगा एसएचएम में। तो उसका भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला यही होगा, कहा गया T = 2 स्क्वायर रूट ऑफ m/k। तो ऐसा नहीं कि हम लोग वर्टिकल स्प्रिंग तुमको समझाए हो तो सिर्फ वर्टिकल कंडीशन में ही ये फॉर्मूला अप्लाई हो, ऐसा नहीं है। अगर स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल भी है, ब्लॉक हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है, तो भी वही फॉर्मूला तुम्हारा टाइम पीरियड का यूज़ होगा फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, समझ गए? तो जल्दी से इस फॉर्मूले को नोट कर लो। तो हम चलते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, ओके। तो बच्चों चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। तो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम a spring of a spring constant 200 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बनाएंगे, समझते हैं पहले। तो एक स्प्रिंग है और एक स्प्रिंग से एक मास को सस्पेंड कर दिया गया है, कुछ ऐसे। अब बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम मास की बॉडी है। स्प्रिंग कांस्टेंट इसका दिया है कि तब जो स्प्रिंग कांस्टेंट इज 200 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अटैच कर दिया। अच्छा एक बताओ, जब लोग ब्लॉक को अटैच करेंगे तो अपने वेट से ये इलोंगेट कर देगा इसको। तो ये इलोंगेशन के कंडीशन की पोजीशन है, ये मान के चलो। ये इलोंगेशन मतलब ये, और ये तब तक इलोंगेट करेगा जब तक ये इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब इसके बाद इसको 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया जाएगा। ठीक है, तो वो 20 सेंटीमीटर इक्विलिब्रियम के बाद की डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, चलो, और डिस्प्लेस करे क्या कर दिया गया, रिलीज़ कर दिया गया। इसको हल्का से नीचे ऐसे पकड़ा, डिस्प्लेस बाय 20 सेंटीमीटर एंड रिलीज। कुछ ऐसे इसका फिगर बनेगा, देखो। इट इज डिस्प्लेस्ड बाय 20 सेंटीमीटर, ऐसे। ठीक है, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। जैसे सच में तुम पढ़ते थे मीन पोजीशन, वैसी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से 20 सेंटीमीटर खींच दिया और फिर छोड़ दिया। तो अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पहुँचेगा, फिर इससे ऊपर कितना जाएगा 20, फिर नीचे आएगा, फिर 20, फिर 0, फिर 20, फिर 0, फिर 20। तो 20 सेंटीमीटर ही उसका क्या होगा बच्चों, एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, जितना इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम उसको डिस्प्लेस करेंगे नीचे, उतना ही वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर भी जाएगा। तो 20 यहाँ से, फिर 20, फिर नीचे, फिर 20। तो मतलब कहने का ये हुआ कि वो जो 20 सेंटीमीटर है वही इसके मोशन का एम्पलीट्यूड भी कहलाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे इसको समझा जाए। तो कुछ नहीं करना है, ये समझो कि जो 20 सेंटीमीटर है इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब ये आ जाएगा, लटक जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा, फिर 20 सेंटीमीटर नीचे खींचना है, ताकि वो 20 सेंटीमीटर नीचे खींचा तो फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो क्या यहाँ जाकर रुक जाएगा? नहीं, 20 सेंटीमीटर इसको कंप्रेस करेगा। 20 तुमने इसको इलोंगेट किया तो 20 ऊपर कंप्रेस भी करेगा। कंप्रेस 0, इलोंगेट 0, कंप्रेस, ये चलता चलेगा। ठीक है, तुम्हारा मतलब समझाने का मेरा मतलब इतना था सर कि ये 20 सेंटीमीटर ही उस ब्लॉक के मोशन का एम्पलीट्यूड भी होगा। क्लियर है? अब करते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। फाइंड द टाइम पीरियड
एंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। इस ब्लॉक के मोशन का टाइम पीरियड बताओ और इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी भी बताओ। तो ठीक है, बताते हैं सर। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m/k, ठीक है। सो 2 पाई, मास इज 2 किलोग्राम में है, कोई दिक्कत नहीं है। k इज 200 न्यूटन पर मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यू विल हैव 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 1/100। तो t will be 2 पाई/10 and 2 पाई is 6.28 बाई 10 करोगे तो टाइम पीरियड कितना है बच्चों? 0.628 सेकेंड। ये तो हो गया तुम्हारा इसका टाइम पीरियड, ठीक है। जहाँ तक वी मैक्स की बात है तो वी मैक्स भूला नहीं होगा, बहुत इस पर क्वेश्चन किए हम लोग। वी मैक्स पे क्या फॉर्मूला होता है? ए ओमेगा, ठीक है। और ओमेगा को हम लोग 2 पाई/t भी कह सकते हैं, जो ओमेगा और टी में रिलेशन होता है। दिस इज ए इंटू 2 पाई। टी की वैल्यू 2 पाई/10 है, पुट कर दो तो t इज 2 पाई/10। क्लियर है? कैंसल्ड आउट। ये हम लोग वी मैक्स निकाल लें बेटा। वी मैक्स इज ए इंटू 10। तो ए कितना है? 20 सेंटीमीटर ही एम्पलीट्यूड है। जितना वो नीचे आया, इसको मीन पोजीशन है मान लो, ठीक है। जहाँ के ठहरा वो मीन पोजीशन, फिर 20 नीचे 20 ऊपर, 20 नीचे 20 ऊपर, तो 20 सेंटीमीटर ही इसका एम्पलीट्यूड है। तो इसको मीटर में चेंज कर लो, 0.2 इंटू 10। तो कितना हो जाएगा ये? 2 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर, ठीक है। तो ये हो गया इसका बच्चों टाइम पीरियड, और ये हो गया इसके मोशन का मैक्सिमम वेलोसिटी। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। जो हमको दिया है उसको समझते हुए मैंने फॉर्मूले अप्लाई कर दिया है। क्लियर है? तो कर लो, चलेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अब चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि when a body of mass 0.4 किलोग्राम is suspended from a spring, एक 0.4 किलोग्राम मास का बॉडी है, is suspended from a spring, एक स्प्रिंग से उसको कनेक्ट करते हैं, सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं। इट इज स्ट्रेच्ड बाई 2 सेंटीमीटर। अब सस्पेंशन होगा तो उसके वेट से स्ट्रेच तो हो गई। स्ट्रेच कितना हुआ? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो, इफ़ अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम, अब उस 0.4 को हटा दो और दूसरा बॉडी लेकर के आओ 2 किलोग्राम मास का, और फिर उसको सस्पेंड करो फ्रॉम द स्प्रिंग, तो उसके मोशन का टाइम पीरियड क्या होगा ये पूछा गया है। क्वेश्चन क्लियर है? पहले 0.4 किलोग्राम मास को लटकाया तो उससे स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग हुई 2 सेंटीमीटर। ये सिर्फ इसलिए दिया है ताकि हम स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट पता कर सकें, mg=kx अप्लाई करके, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन समझा करो कि क्या चीज़ क्यों दिया हुआ है। अब उस 0.4 किलोग्राम को हटा दो, कोई मतलब नहीं उससे। एक दूसरा बॉडी लेकर के और 2 किलोग्राम का, फिर उसको स्प्रिंग के साथ कनेक्ट करके मोशन कराओ और उसके SHM का टाइम पीरियड पता करना है। तो सबसे पहले करते हैं कैसे क्वेश्चंस में कि जो पहला ब्लॉक है 0.4 किलोग्राम वाला, जिसको सस्पेंड करने पर 2 सेंटीमीटर का इलोंगेशन हुआ है, उसको पहले यूज़ करके हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट पहले पता कर लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे करेंगे, देखो। तो ये मान लो वो स्प्रिंग था जिससे एक 0.4 किलोग्राम मास का बॉडी सस्पेंड किया,
ठीक है। और बता चुका हूँ कि इस पे फोर्स नीचे mg और स्प्रिंग फोर्स kx, ठीक है। और इक्विलिब्रियम में ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, पता है। और ये जो स्ट्रेचिंग है ये कहाँ से आती है? तुमने जो मास सस्पेंड किया है वही उसका वेट उसको स्ट्रेच करता है। तो जैसे ही 0.4 किलोग्राम हमने इसको सस्पेंड किया, नीचे की तरफ वो क्या हो गया? स्ट्रेच हो गया, खींच गया। कितना खींचा? दिया है उसमें 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर इस स्ट्रेचिंग इज देयर। तो इससे हम लोग जरा के फाइंड करते हैं। सो इन इक्विलिब्रियम वी कैन से mg इज इक्वल टू kx, कोई दिक्कत नहीं है। तो k इज इक्वल टू mg बाई x, m इज 0.4, g इज 10 ले लो। 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, 10 टू पावर -2, ठीक है। सो के यहाँ से कितना आ गया? 200 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, ऊपर चला गया 200, ठीक है। तो 200 न्यूटन पर मीटर उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट निकल गया। तो जो पहला स्टेटमेंट तुमको दिया था कि 0.4 किलोग्राम को सस्पेंड करने पे 2 सेंटीमीटर का इलोंगेशन होता है, जो तुमको स्टेटमेंट दिया था, इस स्टेटमेंट का सिर्फ इतना ही सा काम था कि यहाँ से हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट पता कर। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, समझा कर क्यों दिया है, तो उसका क्या फ़ायदा होगा, हमें उससे क्या मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से तुमको केवल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट मिलना था, मिल गया। क्लियर है? अब कह रहा है अब दूसरा बॉडी लेकर के, अभी 0.4 को हटा, इससे कोई मतलब नहीं है। अब दूसरा बॉडी लेकर के, और इसका मास कितना है? 2 किलोग्राम, और इसी स्प्रिंग से अटैच कर दो, फिर उसका निकालो टाइम पीरियड। यही क्वेश्चन था, ठीक है। निकालते हैं फिर। अब उसी स्प्रिंग से मान लो बच्चों एक दूसरे ब्लॉक को हमने सस्पेंड कर दिया, जिसका मास कितना है? 2 किलोग्राम। अब इसके मास से भी इसमें स्ट्रेचिंग होगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। आ जाने दो, पहले इक्विलिब्रियम में आ जाए, फिर उसके पास जाओ। आ गया इक्विलिब्रियम में, फिर इसको हल्का सा खींच के छोड़ दो, तब ये ऑसिलेट करेगा। तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा वो हमको फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई के, ठीक है। दैट इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ, मास कितना बच्चों? अब 2 किलोग्राम का मास लेना है, एंड के इज हाउ मच? 200, जो फाइंड किया था हमने अभी, 200, दैट इज 200। तो 2 पाई बाई 10, इत्तेफाक से वही वैल्यू आ गई, 2 पाई बाई 10 विच विल बी 6.28 बाई 10, दैट इज 0.628 सेकेंड्स, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस समझना था कि हमको जो दी हुई चीज़ है उसको हम कैसे यूज़ करके क्वेश्चन को अपने आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन को BHU BSc में आते हैं, बट हमें पता होना चाहिए सर हमको ये काम करके ये मिलने वाला, ठीक है। तो BHU BSc के अगर स्टैंडर्ड की बात करोगे, उनके जो क्वेश्चंस आए हैं पेपर्स में जो पूछे जाते हैं उसकी बात करोगे, तो यही स्टैंडर्ड है, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही तुमको अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो जल्दी करो, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्विक। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 क्या कह सकते देखते हैं उसको। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 400 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग। एक 400 ग्राम मास के बॉडी को एक स्प्रिंग से सस्पेंड करते हैं। उसमें इलोंगेशन कितना हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं पता है।
बस 400 ग्राम को स्प्रिंग से हमने अटैच कर दिया। व्हेन 100 ग्राम मास इज ऑल्सो सस्पेंडेड फ्रॉम इट। अब उसके बाद क्या किया, 100 ग्राम का मास और उसमें जोड़ दिया। 400 ग्राम तो पहले से था, स्प्रिंग से लटका हुआ था। मान लो उसमें 100 ग्राम हमने और जोड़ दिया, क्या होगा? सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात है, वेट बढ़ जाएगा तो स्प्रिंग और नीचे खिसकेगी। कुछ तो 400 ग्राम खींचा होगा, 100 ग्राम जब आएगा तो कुछ वो भी खींचेगा। तो कितना उसने खींचा, उसने मतलब 100 ग्राम ने कितना खींचा, इट इज़ फर्दर, इस वर्ड को समझना, फर्दर 400 ग्राम ने जो खींचा तो खींचा, 100 ग्राम ने जो फर्दर खींचा दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? मतलब कहने का ये है कि मान लो ये हमारा स्प्रिंग था और इससे हमने सबसे पहले क्या किया, एक ब्लॉक अटैच किया जिसका मास कितना था, M1 वॉज 400 ग्राम। ठीक है, 400 ग्राम जब मैं सस्पेंड करूँगा तो ये 400 ग्राम स्प्रिंग को कुछ ना कुछ तो खींचेगा अपने वेट से। उसने कितना खींचा नहीं पता, मगर कुछ ना कुछ खींचेगा ज़रूर। ठीक है, खींच लिया, नहीं पता, छोड़ दो। अब क्या करना है, इससे 100 ग्राम मास और जाके जोड़ देना है। इसे मान लो 100 ग्राम मास मैंने यहाँ पर ला के रख दिया ऐसे, दिस इज एडिशनल 100 ग्राम मास। जो ब्लॉक था वो तो था ही, इसमें 100 ग्राम मास मैंने और जोड़ दिया। तो 100 ग्राम मास और जोड़ दोगे तो वेट और बढ़ जाएगा। उसको संभालने के लिए स्प्रिंग को और नीचे जाना पड़ेगा। तो फर्दर कितना गया, 5 सेंटीमीटर लिखा है। फर्दर मतलब 100 ग्राम आने के बाद 400 ग्राम ने जो किया होगा वो किया होगा, 100 ग्राम ने 5 सेंटीमीटर इसको नीचे खींचा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि नहीं, ये 5 सेंटीमीटर का जो स्ट्रेचिंग है उसके लिए ये 100 ग्राम ही जिम्मेदार है, क्योंकि 400 तो पहले से था, उसने जो करना था कर लिया होगा, जितना खींचना था खींच लिया। अब 100 ग्राम आया, उसने 5 सेंटीमीटर नीचे खींच दिया। तो 100 ग्राम की वजह से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो कहोगे इज ओनली 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? आई राइट द स्प्रिंग इज stretched by 5 सेंटीमीटर ड्यू टू 100 ग्राम। कह सकते हैं, जो क्वेश्चन लिखा है उसके हिसाब से कह सकते हैं कि 100 ग्राम आने के बाद 5 सेंटीमीटर नीचे गया। देयरफॉर mg इज इक्वल टू kx। कह सकते हैं m इज 100 ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लो, 0.1 इंटू 10 के छोड़ दो, x इज 5 सेंटीमीटर 100 ग्राम का। ठीक है, मीटर में चेंज कर देना, 10 टू पावर -2। तो k कितना आ जाएगा, ये हो गया 1/5 इंटू 10 टू पावर -2। तो ये ऊपर गया तो 100/5 कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन पर मीटर। कह सकते हैं तो 20 न्यूटन पर मीटर उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट। मतलब हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ ऐसा दिया रहेगा जिसके हेल्प से हम लोग उसका स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड कर लें। स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड कर लोगे तो ही हमारी कहानी फिर आगे बढ़ेगी। तो कुछ न कुछ हर क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा ताकि तुम उसका पहले स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड कर लो, फिर जो आगे पूछा गया सॉल्व करो। तो हमको इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना मिल गया, द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 20 न्यूटन पर मीटर। यहाँ तक क्लियर है? अब कह रहा है फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग विथ कंबाइंड मास। कंबाइंड मास के साथ स्प्रिंग का
मोशन जो होगा उसका टाइम पीरियड बताओ। कंबाइंड मतलब 400 और 100, 500 ग्राम जो टोटल मास है, 500 ग्राम को अगर हम लोग हल्का सा स्ट्रेच करके छोड़ दें तो ये जो SHM होगा 500 ग्राम का, वो SHM का हमको टाइम पीरियड बताना है। ठीक है, कुछ तो क्या दिक्कत है सर, 500 ग्राम हो चाहे 5000 ग्राम हो, व्हेन वी हैव के वी हैव एवरीथिंग। के फाइंड कर लिए, अब जितना मास जोड़ दिए, फॉर्मूला हमको पता ही है। तो क्या फॉर्मूला है, नाउ T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ वी कैन से m बाई के। तो T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m कितना लोगे, कंबाइंड मास की बात हो रही है, तो 400 प्लस 100 500 ग्राम। तो 500 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना होगा, याद रखना है सब। एंड के इज दिस मच 20। ठीक है, तो T इज इक्वल टू 2 पाई एंड 5/200, ये आएगा तो बराबर 1/40 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज 2 पाई एंड 2√10 कह सकते हैं, 40 इज 2√10 कैंसल्ड आउट। दिस इज पाई बाई √10 सेकेंड इज योर आंसर। इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज पाई इज 3.14 जैसा कि हम जानते हैं, और √10 इज 3.16। तो इसको सॉल्व करके इसका आंसर हम लोग एग्जैक्ट सेकंड्स में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व करके इसकी जो वैल्यू आएगी उसको सॉल्व करना, ऐसे छोड़ना नहीं है। ठीक है, सॉल्व करके चेक करना, जो वैल्यू आएगी कमेंट बॉक्स में बताना कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा मेथड, सिंपल सा तरीका है। क्लियर है, कोई दिक्कत, मेथड समझो। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा, तुमको पता करना होगा कि वो क्या चीज़ है, वो क्या इन्फॉर्मेशन, जिस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट पता कर सकते हैं। अगर कांस्टेंट नहीं दिया है तो वेल एंड गुड है, नहीं दी है तो पहले पता कर लो, उसका जो कहता है भाई करते चलो फिर। ठीक है, तो डू इट। चलेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब चलते बच्चों क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि बॉडी ऑफ मास m when suspended with a spring performs SHM of time period t। ठीक है, एक ब्लॉक है, m मास का है, जब उसको एक स्प्रिंग से अटैच करते हैं तो उसका टाइम पीरियड इज t। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। द स्प्रिंग इज नाउ कट इन रेशियो 1:2। स्प्रिंग को अब कट करने की बात हो रही है, तो स्प्रिंग को कट करने वाली थ्योरी कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं वर्क एनर्जी इन पावर वाले चैप्टर में। तुमको मैंने बताया था स्प्रिंग को अगर हम लोग कट करते हैं 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, जितने ही पार्ट्स में, तो उन कटे पार्ट्स का स्प्रिंग कांस्टेंट हम कैसे निकालते हैं, पढ़ चुके, उसको फिर हम लोग को भी यहाँ पे यूज़ करना है। मैंने कहा भी था कि तो वर्क एनर्जी पावर में SHM, वर्क एनर्जी पावर में स्प्रिंग पढ़ रहे हैं, SHM में फिर स्प्रिंग सारे आएंगे, तो ध्यान रखना वहाँ तक। ठीक है, देखते हैं किन लोगों को याद रहता है। द स्प्रिंग इज नाउ कट इन 1:2 रेशियो एंड द सेम ब्लॉक, जो ब्लॉक था उसको लॉन्गर पार्ट से हमने अटैच कर दिया। जो 1:2 पार्ट तुमने काटा है उसमें जो लॉन्गर पार्ट है, जो लंबा वाला हिस्सा है, उससे उस ब्लॉक को जाके मैंने अटैच कर दिया। तो व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक नाउ। अब उस ब्लॉक के मोशन का टाइम पीरियड क्या होगा, हमें आंसर देना है। आंसर टी के फॉर्म में हमको देना होगा। ठीक है, और कुछ तो दिया भी नहीं, टी के फॉर्म में देंगे आंसर। देखते हैं फिर। तो सबसे पहले एक स्प्रिंग लो और उससे एक ब्लॉक को अटैच कर दो।
अटैच कर दिया सर। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया नहीं है, चलो अपने हिसाब से के मान लो, ठीक है। तो एम मास के ब्लॉक को स्प्रिंग से अटैच कर दिया, तो इस ब्लॉक का जो एसएचएम का जो टाइम पीरियड है दैट इज टी। क्वेश्चन में टी गिवन है, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के, ठीक है। जो टाइम पीरियड टी दिया है वो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के बराबर होगा। अच्छा, एम क्या है? बॉडी का मास, ओके, उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब ये जो स्प्रिंग हमको दिया था, इस स्प्रिंग को हम लोगों को 1:2 पार्ट में काटना है, ठीक है। कुछ याद आ रहा है? बताया हूँ कैसे निकालते हैं, अच्छे से याद आ रहा है। तो 1:2 पार्ट में काटना है, तो इस पूरे का स्प्रिंग कांस्टेंट के है। इन दोनों पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, कैसे निकालते हैं देख लो। ये जो लेंथ है छोटे वाले की, पूरी लेंथ का 1/3 है कि नहीं? ये जो लेंथ है छोटा वाला पार्ट, पूरे लेंथ का 1/3 है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट उसका उल्टा। अगर इसकी लेंथ पूरे की 1/3 है तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 3K। लेंथ के साथ जो होगा कि उसका रिवर्स। सिमिलरली इसकी लेंथ पूरी लेंथ का 2/3 है, क्लियर है? ये 2 है, ये पूरा 3 है, तो इसकी जो लेंथ है वो पूरे लेंथ का 2/3 है। तो लेंथ अगर 2/3 है तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 3/2 के। जो लेंथ होगा स्प्रिंग कांस्टेंट उसका रिवर्स। ये लेंथ पूरे का 1/3 था तो स्प्रिंग कांस्टेंट 3K। ये लेंथ कंपेयर पूरे से करना है, ये लेंथ पूरे का 2/3 है तो स्प्रिंग कांस्टेंट 3/2 के। बस यही है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब उस ब्लॉक को यहाँ से हटाओ और लॉन्गर पार्ट पे जाके जोड़ दो। जो लॉन्गर पार्ट है, बड़ा वाला पार्ट हिस्सा, उससे कनेक्ट कर दो, कुछ ऐसे। तो उस ब्लॉक को लॉन्गर पार्ट से कनेक्ट कर दिया गया। और भाई लॉन्गर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है सर? 3K/2 है। अब इसको हल्का सा नीचे खींच के छोड़ दो, तो ये जो ऑक्सीलेशन करेगा उसका टाइम पीरियड हमको बताना है। तो क्या होगा? टी डैश मतलब ये वाली बात है, वो तो टी जो था वो था, अब टी डैश ये निकालना हो। 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के बदले 3K/2, तो इट विल बिकम 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 m/k बोल सकते हैं इसको, या फिर अंडर रूट 2/3 इंटू 2 पाई m/k। इस 2/3 को अलग कर लिए। अब जो ये 2 पाई m/k है, ये तो शुरू का टाइम पीरियड है जब ब्लॉक अकेला था, स्प्रिंग एक की एक पूरी थी तब का टाइम पीरियड है। तो जो ऑप्शन तुम देखोगे, ऑप्शन भी तुमको टी के फॉर्म में दिया रहेगा, और तो कुछ दिया भाई एक क्वेश्चन में टी के अलावा, आंसर भी टी के फॉर्म में होगा। तो दिस इज इक्वल टू टी। तो टी डैश तुम्हारा कितना आ गया बच्चों? अंडर रूट 2/3 एज इट इज, एंड दिस इज टी। यही तुम्हारा हो गया आंसर, ठीक है। तो द न्यू टाइम पीरियड विल बी रूट 2/3 टाइम्स ऑफ इनिशियल टाइम पीरियड। जो अब टाइम पीरियड होगा वो पहले का कितना होगा? रूट 2/3 टाइम्स। मेथड क्लियर है, समझ रहे हो? और वो चीज़ तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि स्प्रिंग को काटने पर उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, ये हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए इसे कर लो, चलेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके बच्चों, चलते क्वेश्चन फिफ्थ की तरफ। तो क्वेश्चन फिफ्थ में भी हमको एक ब्लॉक का टेम्परेट निकालना है, जिसमें एक फिगर के हिसाब से ब्लॉक को अटैच किया गया। क्वेश्चन कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m is connected with two springs of spring constants k and 2k। एक m मास के ब्लॉक को हमें दो स्प्रिंग से कनेक्ट करना है, जिनके स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स कितने कितने दिए हैं, k और 2k। कैसे कनेक्ट करना है, एज शोन इन फिगर, जैसा फिगर में दिया है भैया देख लो, ऐसे ही इनको कनेक्ट करना है। ठीक है, क्लियर है। इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में दो स्प्रिंग्स को कनेक्ट किया गया, उस कॉम्बिनेशन से एक ब्लॉक को अटैच कर दिए हो, फिर इस ब्लॉक को हल्का सा ऐसे खींच दिया और फिर छोड़ दिया, तो इसका जो ऑक्सीलेशन होगा वो हमको उसका टेम्परेट फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ भी नहीं करना है। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वर्क एनर्जी इन पावर वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम पहले ऐसे क्वेश्चंस में इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड कर लेते हैं, और फिर t इज इक्वल टू 2πm/k। तो इस पूरे स्प्रिंग को, इन दोनों स्प्रिंग को एक स्प्रिंग मान करके पहले इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो कर लेते हैं फिर। तो द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू, मान लो कितना है बच्चों, के ई क्यू। ठीक है, के ई क्यू इज, इन दोनों को इक्विवेलेंट का मतलब मैंने बताया था कि इन दोनों स्प्रिंग के बदले अगर एक स्प्रिंग ला के रख दे और वो एक स्प्रिंग वैसा ही फंक्शन करे जैसा कि ये दोनों मिल के कर रहे हैं, तो उस स्प्रिंग को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट, क्योंकि एक अकेले ने दोनों का काम कर दिया है। दैट इज मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। तुल्य स्प्रिंग नियतांक का यही मतलब होता है। और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में तो निकाल सकते हैं फॉर्मूला 1/k इक्विवेलेंट इज 1/k1 प्लस 1/k2। ठीक है, तो 1/k1 इज k प्लस 1/k2 इज 2k। तो इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ गया 2k, ये कितना आ गया 2 प्लस 1 तो कितना आ गया 3/2k। देयरफॉर k इक्विवेलेंट विल बी 2k/3। ठीक है, इसको रिवर्स कर दो, ये 1/k इक्विवेलेंट है, रिवर्स कर दें 2k/3। देयरफॉर t इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ m/k इक्विवेलेंट। k इक्विवेलेंट दोनों आ जाएंगे, रख दो फॉर्मूला। तो 2 m/k इक्विवेलेंट इज 2k, 3 चला गया बच्चों ऊपर। यही हो गया तुम्हारा नए टाइम पीरियड का, नए मतलब है तो भाई ये हो गया इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला विथ 2 स्प्रिंग्स। अब ऐसे 3 दे 4 दे, जैसे दे जितने दे हम लोग कर सकते हैं। मेथड इज क्लियर कि पहले इक्विवेलेंट फाइंड कर लो, फिर सिंपल t इज इक्वल टू 2π√m/k। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अ बॉडी इज अटैच्ड विद अ स्प्रिंग द टाइम पीरियड ऑफ इट्स मोशन इज t। एक ब्लॉक दी है, मास सोर्स दिया नहीं है, स्प्रिंग है, कुछ दिया नहीं है, बस बॉडी को स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया और उसका टाइम पीरियड इज t। मतलब कहने का ये है कि ये एक स्प्रिंग होगा और उस स्प्रिंग से कनेक्ट हुआ ये एक ब्लॉक होगा। ठीक है,
हम अपने कैलकुलेशन को करने के लिए मास मान लिए m, स्प्रिंग कांस्टेंट मान लिए बच्चों के, ठीक है। तो इसका जो ऑक्सीलेशन है उसका टाइम पीरियड है t, मतलब t की जो वैल्यू है दैट इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई के, ठीक। जो फॉर्मूला हमारा होता है वो लगा दिया मैंने। ये तो क्वेश्चन का एक सिंपल सा स्टेटमेंट है कि ऐसा ऐसा है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है वो पढ़ते हैं। अब इसके बाद बोल रहा है नाउ द स्प्रिंग इज कट इन 3 इक्वल पार्ट्स। यही मेन पार्ट है इस क्वेश्चन का। इस स्प्रिंग को 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कट करना जानते हैं हम लोग। कट करने के बाद स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा वो भी निकालना जानते हैं हम लोग। तो दिस स्प्रिंग इज कट इन 3 इक्वल पार्ट्स। उन पार्ट्स को फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करना है एंड द पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कर देंगे सर, क्या दिक्कत है। फिर आगे भी सुन लो, फिर इसी ब्लॉक को उस कॉम्बिनेशन से जाके अटैच कर दो और फिर उसका टाइम पीरियड निकालो और आंसर टी के फॉर्म में दो। ऑप्शन टी के फॉर्म में रहेगा। एक एक करके करेंगे, घबराओ मत। सबसे पहले इसके 3 पार्ट्स करते हैं। तो 3 पार्ट्स अगर करेंगे तो उसके हिसाब से स्प्रिंग कांस्टेंट्स क्या होगा वो चेक कर ले पहले। तो इसके अगर 3 पार्ट्स करते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स, तो हर इक्वल पार्ट्स का स्प्रिंग कांस्टेंट 3K एंड 3K। पर चूँकि हम लोग इक्वल पार्ट में काटोगे तो हर पार्ट का 3K, जितने पार्ट्स में काटोगे उतना मल्टीप्लाई। 10 पार्ट में काटा 10K एंड सो। तो 3 इक्वल पार्ट्स में काटा तो हर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट 3K। अगर पूरे स्प्रिंग का K मान लिया जाए तो, ठीक है। अब इन पार्ट्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करना है। पैरेलल, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करने का तरीका भी जानते हैं हम लोग सर, कुछ ऐसे, ठीक है। ऐसे अटैच कर दिया, ठीक। फिर सेम ब्लॉक को इस कॉम्बिनेशन से जोड़ दो। जो अकेले पहले पूरे स्प्रिंग के साथ ऑक्सीडेशन कर रहा था, अब उस ब्लॉक को उठाओ, इसके साथ जोड़ दो, कॉम्बिनेशन के साथ, कुछ ऐसे। और ये तीनों स्प्रिंग 3K है। तो हल्का सा फिर इसको खींचो और छोड़ दो। तो जो ऑक्सीडेशन करेगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा हमको पता करना है। तो क्या दिक्कत है सर, ऐसे क्वेश्चन में t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के इक्विवेलेंट का हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जहाँ भी एक से अधिक स्प्रिंग आएंगे, 2, 3, 4, इक्विवेलेंट फाइंड करके हम लोग उसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकालेंगे। क्लियर है। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट इज K1 प्लस K2 प्लस K3। तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 9K। भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में के इक्विवेलेंट सिंपल K1 प्लस K2 प्लस K3 होता है। तो कितना हो गया 9K। नोट कर दो, इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई 9K। इसको t डैश मान लिया जाए। Therefore t dash is 1/3 2 पाई अंडर रूट m बाई कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 बाहर निकल लिया, बाकी एज इट इज। और ये जो है ये तो इनिशियल टी के इक्वल है। जब हमको आंसर टी के फॉर्म में देना है तो जो भी वैल्यू आएगी टी में चेंज कर दो उसको। तो द न्यू टाइम पीरियड विल बी t/3। दैट इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर है, आसान क्वेश्चन है। तो कॉम्बिनेशन जब भी स्प्रिंग्स का आता है
के इक्विवेलेंट फाइंड कर लो, बाकी सब कुछ एज इट इज। क्लियर है? समझ गए? जल्दी करो, एक क्वेश्चन और करेंगे अभी। वेट। तो चलते बच्चों क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। ये क्वेश्चन BHU-BSc में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिगर के साथ क्वेश्चन दिया रहेगा। क्या निकालना है बात देख लेते हैं। अ ब्लॉक इज सस्पेंडेड विथ 3 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स इन 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। एक ब्लॉक है जिनको 3 आइडेंटिकल स्प्रिंग के साथ, मतलब इक्वल जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, कनेक्ट करना है। 3 स्प्रिंग से कनेक्ट करना है, लेकिन डिफरेंट तरीके से, इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। तीनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, लेकिन कनेक्ट करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है? तीनों केस में एक ब्लॉक को 3 स्प्रिंग से मैंने जोड़ा है। अच्छे से फिगर देख लो। लेकिन जो स्प्रिंग्स जोड़े गए हैं उनको जोड़ने का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। पहले कंडीशन में तीनों स्प्रिंग देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े गए हैं। दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में 2 स्प्रिंग सीरीज में हैं और ये पूरा इसके साथ पैरेलल। तीसरे फिगर में ये दोनों पैरेलल हैं और ये पूरा इसके साथ सीरीज। तो कॉन्फ़िगरेशन इज़ डिफरेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट सबके सेम है, स्प्रिंग्स सेम है, लेकिन स्प्रिंग्स को कनेक्ट करने का तरीका डिफरेंट है। तो तीनों ही केस में हमें इनके ऑक्सीलेशन के फ्रीक्वेंसी का रेशो फाइंड करना है। अच्छे से पढ़ लो, रेशो फाइंड करना है, टाइम पीरियड का नहीं, फ्रीक्वेंसी का रेशो। इसको हल्का से खींच के छोड़ दो, ऑक्सीलेशन करेगा। इसको हल्का से खींच के छोड़ो, ऑक्सीलेशन करेगा। इसको हल्का से खींच के छोड़ो, ऑक्सीलेशन करेगा। तो इन तीनों ऑक्सीलेशन के फ्रीक्वेंसी का रेशो हमको पता करना है। पता करते हैं, क्या दिक्कत है? तो सिंस t इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 2π/m/k। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π√k/m। सिंपल है। 1/2π सब में आएगा, मास इक्वल सब में आएगा। हाँ, यहाँ k के बदले क्या हो जाएगा, बस k इक्विवेलेंट, क्योंकि एक से अधिक स्प्रिंग है। तो हम ये कह सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू √k इक्विवेलेंट कह सकते हैं। जो फ्रीक्वेंसी है इनके स्प्रिंग कांस्टेंट के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होगा। कह सकते हैं द फ्रीक्वेंसी विल बी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर स्प्रिंग कांस्टेंट्स। बाकी मास वगैरह सबका सेम ही है। तो तीनों के स्प्रिंग कांस्टेंट्स निकाल लो, मतलब इक्विवेलेंट निकाल लो, निकल जाएगा रेशियो। ठीक है? ओके। तो इसका अगर के इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये आएगा बच्चों k/3। सब सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/k1 + 1/k1 + 1/k1 k/3। इसका इक्विवेलेंट निकालोगे, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो k और k कितना हो जाएगा, 1/k + 1/k k/2। और ये k/2 इस k के सामने है, तो सामने सामने क्या होगा, पैरेलल। अच्छा समझ रहे हो? ये दोनों सीरीज और ये पूरा इसके पैरेलल। तो ये 1/k1 + 1/k2 करोगे तो कितना आएगा, k/2। वो k/2 इस k के क्या होगा, पैरेलल। तो k/2 + k ये आ जाएगा तुम्हारा बच्चों 3k/2। करके देख सकते हो। अब थर्ड वाले में आते हैं। तो थर्ड वाले में देखोगे तो ये दोनों आपस में क्या है, पहले पैरेलल, और ये जो आएगा इसके साथ क्या बनाएगा, सीरीज। समझ रहे हो? ऊपर के दोनों पैरेलल और ये पूरा इसके साथ सीरीज। तो k + k कितना हो गया, 2k। ये 2k और ये क्या बनाएगा, सीरीज। तो 1/2k + 1/k करोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करोगे, तो k इक्विवेलेंट विल बी 2k/3। ठीक है?
तो ये इन तीनों का हमको मिल गया स्प्रिंग कांस्टेंट्स इक्विवेलेंट। अब निकालते रेशो। नाउ F1 is to F2 is to F3 is equal to square root of K1 square root of K2 square root of K3। ठीक है, तो K1 is K by 3, K2 is 3K by 2, K3 is 2K by 3। देखो तीनों में K है तो K तो हट जाएगा पहले, तो 1 by root 3 is to root 3 by root 2 is to root 2 by root 3। ठीक है, ये इनके फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकल रहा है बेटा। ठीक है, अब इन सबको रूट 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो रूट 6 में रूट 2 भी आता है, रूट 3 भी आता है। कम से कम ये फ्रैक्शन हट जाएगा। रूट 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा रूट 2, और ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 2। दिस इज़ योर लास्ट फाइनल आंसर। ठीक है, अगर रूट 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसके फ्रीक्वेंसी के रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी कर लो, चलेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबने कर लिया होगा बच्चों, इसको समझ गए। तो ये हमारा स्प्रिंग से अटैच ब्लॉक का मोशन था, और ये इस पर कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है जो तुमको आने चाहिए। ऐसे ही एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चंस तुम्हारे BHU BSc के एग्ज़ाम में आएंगे। अब तुमको इसको देखना है, समझना है, मेथड को अच्छे से पढ़ना है, अप्रोच को देखना है, प्रैक्टिस करना है, तब जाकर इस टॉपिक पे कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, हमेशा बात करता हूँ कि भाई टॉपिक में इतना पढ़ लो कि एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि हाँ भाई अगर इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा तो उसको हम लोग डेफिनेटली करके आएंगे, सही करके आएंगे। इतना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमको पहले अच्छे से टॉपिक को समझना होता है, फिर खूब प्रैक्टिस करनी होती है। आज समझ गए, मेथड अप्रोच सब देख लिया। अब हमको उसकी प्रैक्टिस, जितना अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे उतना तुमको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और कोई डाउट हो तुमको पता है क्या करना है। ठीक है, थैंक यू।